मैं कई सालों से चौधरियों के घर काम कर रही थी, लेकिन चंद रोज से मेरे साथ एक अजीबोगरीब वाकया हो रहा था। एक ऐसा वाकया जिसने मुझे बहुत परेशान कर रखा था। मुझे उस वाकये के बारे में समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, और ना ही ये समझ आ रही थी कि इस वाकये का जिक्र मैं किसी से करूं या ना करूं। फिलहाल मैंने खामोशी को बेहतर समझा, लेकिन आज रात जब वो लड़का दोबारा मेरे कमरे में आया और मेरे पाँव चूम रहा था, तो मेरी आंख खुल गई। जैसे ही मैंने देखा तो ये मेरी मालकिन का बेटा था जो कि मेरे पाँव चूम रहा था। उसकी उम्र तकरीबन 10 साल थी और ये कई दिनों से मेरे साथ ऐसा ही कर रहा था। रात को अकेले में जब सब सो जाते तो वो मेरे कमरे में आता, मेरे पाँव चूमता और चला जाता। मुझे इस तमाम वाकये की कुछ समझ न आती और ना ही समझ में ये आता कि वो लड़का ऐसा क्यों कर रहा है। ये लड़का मेरी बेटी की उम्र का था। मेरी मालकिन की पहले 3 बेटियां थीं और अब ये उसका चौथा बेटा था, और वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जो प्यार वो अपने बेटे से करती थी वो इन तीनों से बहुत ज्यादा था। अगर उसको इस बात का इल्म हो जाता तो वो मुझे घर से निकाल देती। बस इसीलिए मैं चुप हो जाती और इस बात के बारे में न जताती। आज जब वो अपने मामूल के मुताबिक आधी रात को मेरे कमरे में आया और मेरे पाँव चूमने लगा, मेरी आंख खुल गई। उसकी मासूम शक्ल देखकर मैंने उसे गले से लगाया। मैंने जैसे ही उसको गले से लगाया तो वो बहुत ज्यादा रोने लगा। इतना रोया कि मुझे उसको देखकर रोना आ गया और मेरी आंखें भी नम हो गईं। लेकिन मैं बहुत ज्यादा हैरान थी कि आखिर इस सब की वजह क्या है। मैंने उसको प्यार किया और उसे कहा कि अब रोना बस करो और हकीकत क्या है मुझे बताओ। फिर उसके बाद उस मासूम ने जो मुझे हकीकत बताई, उसको सुनकर मैं दंग रह गई, क्योंकि ये कैसी हकीकत थी जिसने मेरे होशो हवास उड़ा दिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो बच्चा सच बोल रहा है। अब मुझे उसकी सारी सच्चाई पता लग चुकी थी, क्योंकि जब वो हर रोज रात को मेरे कमरे में आता और मुझसे मिलता और दिन भर उसका बेलौस प्यार देखकर मैं अंदाजा लगा चुकी थी कि वो बिल्कुल सच कह रहा है, क्योंकि मैं उस घर की बहुत ही पुरानी मुलाजमा थी। उस घर के सारे लोग मुझे अपने घर का ही फर्द समझते थे। उन्होंने कभी मेरे साथ कोई फर्क नहीं किया था। अगर कोई भी मसला या परेशानी होती तो वो लोग मुझसे मशवरा करते थे, क्योंकि मैं उस घर में तब से काम कर रही थी जब मैं बहुत ही छोटी थी। मैं उसी घर में पली बढ़ी, उनकी खिदमत की। उन्हीं लोगों ने मेरी शादी की। मेरी शादी उन्होंने अपने बहुत ही अच्छे मुलाजिम के साथ की, वो भी उनके घर में ही रहता था। तब से मैं उनके घर में रह रही थी। मेरी एक बेटी है और मेरी बेटी से बड़ा एक बेटा है। मेरी बेटी अब 10 सालों की हो चुकी है। उसकी तालीम का सारा खर्चा, उसकी तरबियत और उसके सारे खर्चात यही लोग ही देते हैं। उनका बेटा जो हर रात मेरे कमरे में आकर मेरे पाँव चूमता है और जिसका नाम अहमद है, वो और मेरी बेटी हम उम्र हैं। ये दोनों एक ही रात पैदा हुए थे। मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी मालकिन की तबीयत खराब हुई तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उनकी हालत देखकर मैं जल्दी जल्दी उनके कमरे में कुछ चीजें उठाने के लिए गई तो सीढ़ियों से गिर गई, जिससे मेरी भी तबीयत खराब हो गई। मेरी बेटी और मालकिन का बेटा एक ही दिन पैदा हुए थे। ये दोनों एक साथ खेलते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। ये लोग इन दोनों में कोई फर्क नहीं करते। उन्होंने मुझे इस चीज का भी कभी एहसास नहीं होने दिया कि ये मेरी बेटी है और वो अपने बेटे से भी बढ़कर इसका ख्याल रखते हैं। लेकिन उनका जो बेटा अली है, वो बहुत ही नेक और अच्छी आदत का मालिक है। वो मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था। उसे देखकर मुझे अपना बचपन याद आ जाता था, क्योंकि मैं जब उसकी उम्र की थी तो उसका जो चाचा था वो भी मेरा हम उम्र था। मैं उसको भाई बुलाती थी। हम दोनों एक साथ खेलते थे। वो मुझे अपनी हकीकी बहन की तरह समझते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वो जहाँ भी जाते मुझे साथ लेकर जाते थे। अगर कहीं न लेकर जाते तो मेरे लिए कुछ न कुछ लाजमी लेकर आते थे, क्योंकि उनकी अपनी कोई बहन नहीं थी। ये मुझे अपनी ही बहन समझते थे। मेरे माँ बाप उनके घर सालों से मुलाजिम थे, यानी कि हम खानदानी मुलाजिम थे। मेरे अबाओ अजदाद कई अरसे से इन लोगों की खिदमत कर रहे थे। इसी तरह अब मेरी बारी आ चुकी थी। मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप फौत हो गए, जिसकी वजह से मेरी किफालत का सारा जिम्मा इन लोगों ने ले लिया। मुझे अच्छी तरह याद है, पहले मेरा बाप हुआ करता था, उसके बाद मेरी माँ इनका दुख लेकर इस दुनिया से चली गई, क्योंकि उनसे अपने शोहर का दुख और जुदाई का गम बर्दाश्त ना हो सका
اور وہی غم اس کو لے گیا۔ میرا باپ بہت ہی اچھا اور نیک دل انسان تھا۔ میں بھی 4 سالوں کی تھی کہ میرا باپ فوت ہو گیا تھا۔ ایک دن میں اور میری امی کچن میں موجود تھے۔ میری امی کچن میں کام کر رہی تھی۔ میری بچپن ہی سے عادت تھی، میں ہر وقت اپنی امی کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ آج جب میں کچن میں ان لوگوں کے لیے چائے بنا رہی تھی تو اچانک سے گھر کا مالک آ گیا جس گھر میں ہم کام کرتے تھے۔ اس نے آ کر میری ماں کو ایک ایسی خبر دی جسے سن کر میری ماں کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ بے ساختہ ہو کر رونے لگی۔ وہ اپنی حالت کو قابو میں نہ کر پائی۔ میں بہت چھوٹی تھی، اس وقت مجھے اس بات کی سمجھ نہ آئی، لیکن جب میں بڑی ہوئی تو مجھے خوب اندازہ ہو چکا تھا کہ جب میری ماں اس دن بہت ہی غم زدہ ہو کر روئی تھی تو اس کی وجہ میرے باپ کی وفات تھی۔ خیر وہیں کچن میں میری ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے، میری ماں کو لے گئے اور جا کر باہر صحن میں ٹھنڈی ہوا میں ان کو بٹھایا، ان کو پانی دیا، لیکن اس کے باوجود بھی میری ماں کو ہوش نہ آیا کیونکہ وہ اپنے شوہر سے جدائی کا صدمہ نہیں سہ سکتی تھی۔ میرے باپ کی جدائی میری ماں کے لیے اس موت سے کم نہ تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنی حالت خراب کر دی تھی۔ میری ماں میرے باپ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور یہ جدائی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں نہ سمجھ اپنی ماں کو غور سے دیکھتی رہی۔ جب اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھا تو میں بھی رونے لگ گئی۔ سب نے مجھے سنبھالا اور بے انتہا پیار دیا اور آج تک یہ لوگ مجھے بے انتہا پیار کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بے لوث پیار اور محبت ہے جو مجھے آج تک ان کے گھر میں کام کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ خیر میری ماں کو جب صحن میں لایا گیا تو پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ یہ بہت پرانی روایت ہے کہ غم میں تمام لوگ شریک ہوتے ہیں، اسی لیے دیکھتے ہی دیکھتے بہت زیادہ رش ہو گیا۔ میرے باپ کا افسوس پورے زمانے کو ہوا کیونکہ وہ بہت ہی نیک دل اور شریف انسان تھے، ایماندار اس قدر تھے کہ اگر کبھی وہ بازار سے سودا لینے جاتے اور اس میں سے 1 روپیہ بھی بچ جاتا تو واپس آ کر اپنے مالک کو دیتے تھے اور مالک میرے باپ کی ایمانداری سے بہت زیادہ خوش ہوتے اور کئی بار وہ انعامات بھی لے چکے تھے۔ ایک بار یوں ہوا کہ میرا باپ مالک کے کمرے کی صفائی کر رہا تھا۔ جب وہ صفائی کرنے لگا تو بیڈ کے نیچے اس سے کچھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ اس نے فوراً اس کو اٹھایا لیکن اس کا ہاتھ اس چیز تک نہ پہنچ سکا جس کی وجہ سے وہ بیڈ کے نیچے گیا اور اس کو اٹھا لایا، لیکن جیسے ہی وہ بیڈ کے نیچے گیا اوپر سے مالک آ گیا۔ اس چیز کا میرے باپ کو علم نہ تھا کہ مالک اس کمرے میں آ چکا ہے۔ مالک نے میرے باپ کو بیڈ کے نیچے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اب اس کے دل میں شک ہونے لگا۔ اس نے کہا کہ شاید کوئی چوری کر رہا ہے یا کچھ ایسا کر رہا ہے جس سے یہ چھپ رہا ہے یا کچھ چھپا رہا ہے بیڈ کے نیچے۔ اس کے ذہن میں کئی ایسے سوال آئے لیکن اس نے میرے باپ کو کوئی آواز نہ دی اور نہ ہی کچھ کہا، خاموشی سے اسی کمرے میں پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ میرے باپ کو اس چیز کا اندازہ ہی نہ تھا کہ اس کا مالک کمرے کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ وہ جو بیڈ سے باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک سونے کا کنگن تھا جو شاید کئی دنوں سے مالک کی بیوی کا گم ہو گیا تھا اور وہ بیڈ کے نیچے پڑا تھا۔ آج صفائی کے دوران وہ میرے باپ کو ملا تھا۔ انہوں نے دیکھا اور اپنی قمیض کے دامن سے اس کو صاف کیا کیونکہ وہ بہت زیادہ گندا ہو چکا تھا۔ یہ بات بہت ہی پرانی تھی جب مالکن کا کنگن گم ہوا تھا اور آج وہ مل چکا تھا۔ میرا باپ اس کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا، اس کو صاف کیا اور خوشی سے اپنے مالک کو آواز دینے لگا اور کہنے لگا، بڑے صاحب آپ کہاں ہیں؟ ایک چیز جو آپ کی کافی عرصے پہلے گم ہو گئی تھی آج مل چکی ہے، جلدی سے آئیں اور دیکھیں۔ مالک تو وہیں پردے کے پیچھے ہی چھپا ہوا تھا۔ جب اس نے سنا کہ وہ مجھے بلا رہا ہے اور وہ سونے کا کنگن اس کو مل گیا ہے اور وہ واپس کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر بھی خاموش رہا اور کہا کہ اس کو میں دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد میرا باپ اس کمرے سے باہر چلا گیا اور زور زور سے اپنے مالک کو ڈھونڈنے لگا۔ اتنے میں وہ مالک کمرے سے باہر نکلا اور جواب دیا کہ کیا ہوا، کیوں اتنے پاگل ہو رہے ہو، کیا کمرے میں سانپ نکل آیا ہے؟ اس پر میرے باپ نے کہا، نہیں، مالکن کا جو کنگن کچھ عرصہ پہلے گم ہو گیا تھا آج مجھے آپ کے ہی کمرے میں بیٹھ کے نیچے ملا ہے۔ یہ کنگن وہی ہے، دیکھیں، جو گم ہوا تھا۔ اور فوراً میرے باپ نے وہ کنگن مالک کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مالک بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ بے شک تو بہت ایماندار ہے، آج میں نے تجھے دیکھ لیا ہے، حالانکہ اگر تو چاہتا تو اس کو چھپا سکتا تھا اور اس کو بیچ کر اس سے جو پیسہ آتا تم اپنی ضرورت میں بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ تمہاری یہی ایمانداری مجھے بہت پسند ہے۔
तुम मेरे भाई हो, मुझे मालिक मत बुलाया करो। आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम मेरे छोटे भाई हो, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी और खुश अखलाकी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद ही उस मालिक ने वो कंगन मेरे बाप को इनाम के तौर पर दे दिया और कहा कि तुम इस इनाम के हकदार हो। हमारे लिए तो कंगन कब का गुम हो चुका था, तुमने ढूंढा है तो अब ये तुम्हारा है। मेरा बाप बहुत खुश हुआ और उसका शुक्रिया अदा किया। अम्मी भी बहुत खुश हुई। वो कंगन आज तक मेरी माँ के पास मौजूद है। मेरी माँ चाहती थी कि वो मुझे मेरी शादी पर कंगन दे, लेकिन वो इस दुनिया में रह ना सकी। वो कंगन तो मुझे मिला, लेकिन मेरी माँ न थी। इस तरह मेरे बाप को और भी कई इनामात उनकी ईमानदारी पर मिल चुके थे। आज सब जो इस सहन में रो रहे थे, सिर्फ और सिर्फ मेरे बाप की अच्छाई और उनकी ईमानदारी और खुश इखलाकी थी, जो सबको रोने पर मजबूर कर रही थी। सब बहुत ज्यादा उदास थे। दर हकीकत आज का दिन मेरे बाप की जिंदगी में आखिरी दिन था। आज जब वो किचन का कुछ सामान लेने के लिए मालिक के साथ बाजार गए थे और रास्ते में मेरे बाप का एक्सीडेंट हो गया, और ऐसा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि उनकी जान ले गया और उनको मौत के घाट उतार दिया। हालांकि मालिक और मेरा बाप दोनों एक साथ एक कार में गए थे। मालिक कार में बैठा था और सामने सब्जी की दुकान थी। मालिक ने मेरे बाप से कहा कि तुम जाओ सामने से कुछ सब्जी लेकर आओ, यहाँ पर ताज़ा सब्जी नजर आ रही है। बस जब मेरा बाप सब्जी लेने के लिए सड़क पार करने लगा तो एक तेज रफ्तार कार सवार ने कार मेरे बाप के ऊपर मारी, जिस पर मेरा बाप बहुत ही दूर जा गिरा। इतना ही नहीं, वहाँ पर एक पथरीली जगह थी। सर की शदीद हालत खराब थी, सारे जिस्म पर चोटें थी और एक ऐसी चोट जो उनकी मौत की वजह बनी, वो उनकी गर्दन पर लगी थी। बस एम्बुलेंस के आने से पहले ही मेरे बाप ने दम तोड़ दिया। खून इस कदर बहा कि वहाँ पर तालाब बन गया। ये सब वाकया उन्होंने मेरी माँ को तो ना बताया, लेकिन जब वो आपस में बातें कर रहे थे तो मैंने सुन लिया था। मेरी माँ को इस चीज का इल्म ना था, बस उन्हें यही पता था कि उनके शोहर का एक्सीडेंट हुआ है और वो फौत हो गए हैं। कुछ अरसा मेरी माँ ने इस दुनिया को तर्क करने का फैसला कर दिया। वो चाहती थी कि वो जल्द अज जल्द अपने शोहर के पास चली जाएं, लेकिन जिंदगी और मौत इंसान के बस में कहाँ है। वो इन सब मामलात में अल्लाह ताला का मोहताज है। मेरी माँ मेरे बाप की जुदाई के बाद 1-2 साल ही आगे जिंदगी गुजार सकी। मेरे बाप की वफात के कुछ अरसे बाद वो ठीक तो हो गई थी, लेकिन उनके अंदर जो जख्म था वो कभी न भर सका। उनके अंदर की तकलीफ को कोई न जान पाया। देखते ही देखते वो बहुत ज्यादा कमजोर होने लगी और कुछ दिनों बाद वो भी इस दुनिया से चली गई। बस जब वो इस दुनिया से गई तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी। मुझे जीने के लिए कोई उम्मीद नजर न आई। पहले मेरा बाप और फिर मेरी माँ फौत हो गई। मेरी माँ की मुझे हर हर बात याद आती थी। 1-2 बार उन लोगों ने मेरी माँ को डॉक्टर के पास भी चेकअप करवाया था। उनकी हर वक्त तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी। उनको सांस का मसला हो गया था। ज्यादा सर्दी में भी उनका सांस रुकने लगता था और ज्यादा गर्मी में भी उनको सांस की तकलीफ होती थी, और यही सांस का मसला उनको हमेशा के लिए इस दुनिया से ले गया। आखिरी बार जब उनकी तबीयत खराब हुई तो मैं और मालिक का बेटा एक साथ खेल रहे थे। वो मेरा भाई था, मैं उसको भाई बुलाती थी और वो भी मुझे बहन बुलाता था, और वो अपनी बहनों से भी ज्यादा मुझसे प्यार करता था। उसकी 3 और बहनें थी, लेकिन उन तीनों के साथ उसकी इतनी ना बनती थी जितनी उसकी मेरे साथ बनती थी। वो जो भी खाता था मुझे जरूर खिलाता था। आज जब वो और मैं बाहर सहन में खेल रहे थे तो मेरी माँ अचानक बेहोश हो गई और मुझे इस चीज का इल्म भी न था। अभी तो मेरा बचपन ही था। खैर मैं खेलती रही। मैंने देखा कि मेरी माँ को वो लोग अपने साथ लेकर जा रहे हैं। दर हकीकत वो मेरी माँ को अस्पताल लेकर जा रहे थे। जब वो लेकर जा रहे थे तो मेरी माँ ने मुझे बुलाया, मुझे चूमा और कहा कि बेटा ये जो तुम्हारा भाई अली है इसके साथ खेलना, और बार बार उन लोगों से कह रही थी मेरी बेटी आप लोगों की अमानत है, इसकी तरबियत आप लोगों ने करनी है और इसको अपनी बेटी समझकर रखना है। मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं, ना जाने मैं जा रही हूँ वापिस आऊँ कि ना आऊँ। शायद ये सारी बातें उनसे खुदा ताला करवा रहा था। ऐसा ही हुआ। उनको जब अस्पताल ले गए तो वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, लेकिन मुझसे बात कर रही थी तो यूँ महसूस हो रहा था कि उनको कुछ भी नहीं है। इस सब के बावजूद जब 1 हफ्ते बाद वो अस्पताल से लौट आई तो वो जिंदा न थी, वो मर चुकी थी। बस उस दिन से मैं अपनी जिंदगी से ना उम्मीद हो बैठी थी और बिल्कुल खामोश हो गई।
उन लोगों ने मेरी तालीम और तरबियत में कोई कमी ना होने दी। मेरा भाई अली जो मालिक का बेटा था, मुझसे बेहद प्यार किया करता था। अब वो भी बड़ा हो चुका था और उन्होंने मुझे अली के साथ ही स्कूल में दाखिल करवाया, क्योंकि अली और मैं हम उम्र थे। मैं अली से पहले बहुत ज्यादा तेज थी। अली अक्सर मुझसे कहता था कि तुम मुझे अपना पेपर दिखाया करो और मुझे बताया भी करो। मैं अक्सर उसको बताती थी। उसके माँ बाप बहुत खुश होते। उन्होंने मुझे यतीम होने का एहसास न होने दिया था। मेरी हर ख्वाहिश मेरी जुबान से निकलने से पहले उन्होंने पूरी कर दी। और अब मैं बड़ी हो चुकी थी। मुझे पता था कि मैं उनके मुलाजिम की बेटी हूँ। मैं उनके घर काम करती हूँ। हालांकि वो मुझे मना भी करते, लेकिन मैंने कभी अपनी औकात न भूली थी, क्योंकि मुझे इल्म था कि नौकरानी कभी मालकिन नहीं बन सकती। और मैं क्यों अपनी औकात भूल जाती। उन लोगों का यही एहसान कम था मुझ पर जो उन्होंने मुझ पर किया था। इसके बावजूद भी मैं उन पर हुक्मरानी करने का सोचती। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कभी अपनी औकात नहीं भूली थी। ये मेरी आदत उन लोगों को बहुत पसंद थी। देखते ही देखते मैं जवान हो गई। उन्होंने अपने बहुत ही अच्छे मुलाजिम के बेटे के साथ मेरी शादी कर दी। शादी उस घर से कहीं दूर नहीं हुई, बल्कि उसी घर में हुई। और मेरा भाई जो अली था, उसकी भी कुछ अरसे बाद शादी हो गई। हमने उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से की। वो मुझे अपने साथ ले गया और अपनी शादी की शॉपिंग करवाई। उसकी बीवी भी बहुत अच्छी थी। और फिर हमारे बच्चे भी एक ही उम्र में एक साथ खेलेंगे और एक साथ बड़े होंगे। लेकिन एक ऐसी सच्चाई जिससे मैं आज तक नावाकिफ थी और आज मुझे अली के बेटे ने आधी रात के वक्त बता दी थी, जिसको सुनकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। न जाने इस बच्चे को इस सच्चाई का इल्म कैसे हुआ। दर हकीकत ये थी कि अली की 3 बेटियां थीं। अब अली ने अपनी बीवी से कहा कि वो चाहता है कि उसका बेटा हो जो उसके बाद इस घर को संभाले और उसकी वरासत को आगे ले चले। ये सब उसकी बीवी के बस में नहीं था। उसका भी कोई कसूर नहीं था। बस उसने इस बार कहा कि अगर चौथी बेटी हुई तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा, जिस पर अली की बीवी बहुत सख्त नाराज हुई। कुछ अरसा तो वो अपनी माँ के घर भी चली गई, लेकिन फिर वापस आ गई। अपने घर से दूर कैसे रह सकती थी। उस पर अली की सास ने जो चाल चली, उसके बारे में सुनकर तो मैं कांप गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। आज जब मुझे बताया कि मैं उसकी माँ हूँ और वो मेरा बेटा है, और जो लड़की 10 सालों से मेरे पास है, जिसको मैं पाल रही हूँ, वो दर हकीकत में अली की बेटी है। और जो बेटा 10 सालों से अली के घर राज कर रहा है, वो अभी तक मेरा बेटा है। इस हकीकत ने तो मेरी जान ही निकाल दी। मुझे यकीन ही ना हुआ कि इतना बड़ा धोखा आखिर मेरे साथ किया किसने, और ये कैसे मुमकिन हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम दोनों के बच्चे एक ही दिन पैदा हुए थे, लेकिन ये कैसे। उसके बाद ही अली के बेटे अहमद ने मुझे बताया कि एक दिन उसने अपनी माँ और नानी की बातें सुनी, जिस पर वो दोनों कह रही थी कि उस दिन जिस दिन दोनों बच्चे पैदा हुए थे, तो अली की सास ने, यानी मेरे बेटे की नानी ने, हमारे बच्चे तब्दील कर दिए थे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी पर कोई सौतन आए। इसलिए उसने मेरा बेटा अपनी बेटी के साथ तब्दील कर दिया था और उसको बेटा दे दिया और मुझे बेटी दे दी। हालांकि हकीकत में मेरा बेटा था और उस औरत की बेटी थी। मुझे ये सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ और गुस्सा आया कि वो औरत इस तरह क्यों करेगी। वो इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे कर सकती है। हकीकत ये थी कि वो औरत अपनी बेटी पर सौतन किसी सूरत कबूल नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसकी बेटी आजाद रहे, क्योंकि उसके दामाद ने उसकी बेटी को धमकी दी थी कि अगर इस बार बेटी हुई तो वो दूसरी शादी कर लेगा। बस इसी डर की वजह से उस औरत ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। मुझसे 10 सालों के लिए उसको जुदा रखा और अपनी बेटी के साथ कुछ भी गलत होने से उसको बचा लिया। हालांकि हकीकत में वो बहुत ही गलत कर रही थी। खैर, मैंने अहमद से कहा कि बेटा, अगर ये बात सच है तो मैं सुबह मालिक को बताऊंगी और अली से भी कहूंगी, क्योंकि मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। तुम मेरे बेटे हो, मैं कैसे तुमसे जुदा रह सकती हूँ। उसके बाद मैंने अहमद को उसके कमरे में भेज दिया। जो रात बाकी बची थी, वो रात मेरी बेचैनी की सबसे बड़ी रात थी। एक पल के लिए मुझे नींद न आई। मेरे तो दिमाग की नसें फटने लगी। तबीयत इतनी खराब होने लगी कि यूं महसूस हो रहा था कि अभी कुछ हो जाएगा।
और मैं मर जाऊंगी। हालांकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था इस हकीकत को बयान करने के लिए, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं जरूर उनको बताऊंगी। जैसे ही सुबह हुई, सब नाश्ते पर बैठे थे तो मैंने अली से कहा कि अली, मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत बताना चाहती हूँ जिसको सुनकर तुम्हें अपने आप को काबू में रखना होगा। अली मुस्कुराते हुए बोला, ऐसी भी क्या बात है, तुम सालों से यहाँ पर रह रही हो, भला अब ऐसी भी क्या बात हो गई जिस पर इस तरह की बातें कर रही हो। मैंने कहा कि अली, जो तुम्हारा बेटा अहमद है दर हकीकत वो मेरा बेटा है, और जो ये मेरी बेटी फौजिया है ये तुम्हारी बेटी है। तुम्हारी सास ने उन दोनों को तब्दील कर दिया था इस डर की वजह से कि कहीं तुम दूसरी शादी न कर लो। जब अली ने ये बात सुनी तो वो उठ खड़ा हुआ और कहा कि ये तुम क्या बात कर रही हो, तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो, अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि हमारे पुराने ताल्लुकात खराब हो जाएं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाएं जिनको तुम सुन ना सको और फिर तुम्हें अफसोस हो और तकलीफ हो। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता। मैंने तुम्हें अपनी बहन समझा ही नहीं, बल्कि बहनों के सारे हकूक पूरे करके दिखाए हैं। अब बेहतर होगा कि तुम दोबारा अपनी जुबान से ये बात मत निकालो। जब उसकी बीवी ने ये बात सुनी तो वो उठ खड़ी हुई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, कहने लगी कि तुम ये सब कुछ कैसे कह सकती हो, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैंने उनसे कहा, हाँ मेरे पास सबूत है। जल्दी मैं अहमद को बुला लाई, सबको बताया कि मैंने ऐसे नानी और अम्मी की बातें सुन ली हैं। जब वो आपस में बातें कर रही थी तो मैं वहीं पर मौजूद था और सुन रहा था। तब से मुझे पता चला कि मेरी माँ वो औरत नहीं है बल्कि ये औरत है। इस पर उस औरत ने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती की। अली गुस्से से वहाँ से चला गया। बस उसके बाद क्या होना था, उस औरत ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। वो बेटी जो उसकी थी उसको भी मेरे साथ भेज दिया। मैं बेटी से बेहद प्यार करती थी। मैंने उससे कहा कि बेटा, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अली भी मेरा बेटा है, मैं उसके बगैर भी नहीं रह सकती। बेशक तुम भी मेरे साथ रहो, लेकिन अली भी मेरे पास हो। मेरी इस बात पर फौजिया बहुत ही रोने लगी और कहने लगी कि मेरे जो हकीकी वालिदैन हैं मुझे अपनाने के लिए तैयार ही नहीं हैं और मुझे यूं जलील और रुसवा करने के लिए दर बदर छोड़ रहे हैं। अभी हम दोनों यही बातें कर रहे थे कि अली की बीवी आई और कहा कि फौरन अपना सामान लो और यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी मजीद जरूरत नहीं है। मेरा शोहर इस वक्त घर पर मौजूद ना था, वो फार्म पर ही होता था। हफ्ते में 1-2 बार यहाँ पर आता था। मैंने उससे कहा कि मेरा शोहर वापस आ जाए, फिर मैं उसके साथ यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। कहा कि तुम इतना घटिया इल्जाम हम पर लगा रही हो, हमने तुम्हारी इतनी इज्जत की, जिन लोगों ने तुम्हें नेक समझकर पाला, तुम उन्हीं के लिए अब मुसीबत बन चुकी हो और उन्हीं को आंखें दिखा रही हो। मैंने उससे कहा कि ये सब कुछ हकीकत है। जिस दिन अली को तुम्हारी हकीकत नजर आई उस दिन तुम इस घर में अपना आखिरी दिन समझना। उसने कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं आई, तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। उसने हमें धक्के देकर निकाल दिया। मैं फौजिया को लेकर दर बदर की ठोकरें खाने लगी। मेरा शोहर, जिसको इस वक्त हमारी मदद करनी चाहिए थी, वो भी हमारे पास न आया। मैंने कई अरसा उसका इंतजार किया। फिर मैं फार्म हाउस गई और मैंने कहा कि मैंने अपने शोहर से मिलना है। उन्होंने कहा कि फार्म हाउस में बहुत ज्यादा काम है और फार्म हाउस की रिकंस्ट्रक्शन हो रही है और ना ही अगले 2 माह के लिए उनको छुट्टी होगी। बराए मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाएं। मेरे शोहर को हमारे बारे में कुछ इल्म नहीं था। वो नहीं जानता था कि अली की बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया है। खैर, वहाँ से भी मैं मायूस होकर बेटी को साथ लेकर चली आई। अब नहीं मालूम कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मुझे अफसोस ये नहीं था कि अली की बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया था, बल्कि अफसोस ये था कि अली ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, हालांकि उसको तस्दीक करनी चाहिए थी। और दूसरा अफसोस ये था कि मेरा बेटा जो रात को मुझसे मिलने आता था, वो मुझसे प्यार करता था, अब वो कहाँ जाएगा और मैं अपनी ममता को किस तरह खामोश करवाऊंगी। लेकिन इस सब में फौजिया का कोई कसूर नहीं था। वो तो खुद किस्मत की हारी हुई थी, क्योंकि जो दिन उसके ऐशो इशरत में गुजरने थे वो उसने गुर्बत में गुजार दिए। उसको उसी की माँ ने अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया और कभी भी उस पर तवज्जो न की थी। फौजिया को इस बात की बहुत तकलीफ होती
लेकिन उसने मुझे कभी कोई बात ना कही और ना ही अपनी तकलीफ को जाहिर होने दिया, बस वो खामोश रहती। अब एक बात जो मुझे मुसलसल परेशान कर रही थी वो ये थी कि हम जाएंगे कहाँ, न जाने इतनी बड़ी दुनिया हमारे लिए कब तंग हो गई, ये तो हमें समझ में नहीं आया। मेरा तो और कोई रिश्तेदार भी न था मैं जिनके घर जाती या उनको मदद के लिए बुलाती। लेकिन मैं अभी ये सब कुछ सोच रही थी कि मुझे एक बात याद आई। वो बात ये थी कि मेरी अम्मी मुझे एक दो बार एक गांव में लेकर गई थी। वहां पर मेरी अम्मी की खाला रहती थी। वो मेरी अम्मी से बेहद प्यार करती थी, लेकिन टाइम की किल्लत के बाइस अम्मी बहुत कम उनके घर जाती थी। एक दो बार अम्मी मुझे भी उनके घर ले गईं। आज मैंने फैसला किया कि उनके घर जाऊं, शायद मुझे कहीं से मदद मिल जाए। मैं बहुत ही मुश्किलों से गुजरते गुजरते उनके घर पहुंची। उनका घर ढूंढने में मुझे कई दिन लग गए। उन दिनों में फौजिया की हालत और मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। खैर हम पहुंच गए। जब घर पहुंचे तो वहां पर हमें कोई भी नहीं पहचानता था, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब वहां पर गई थी। मेरी अम्मी की जो खाला थी वो कई अरसा पहले फौत हो चुकी थी। उनकी बेटी अब उसी घर में रहती थी। मैंने उसको सारी बात बताई और कहा कि ये मेरी अम्मी की खाला का घर है, मैं बचपन में यहाँ आती थी उनसे मिलने, अब वो कहाँ हैं। तब उन्होंने बताया कि मैं उनकी बेटी हूँ और वो कई अरसा पहले फौत हो चुकी हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मेरी आंखें नम हो गईं, तो वो भी अपनी माँ के अफसोस में रोने लगी। उसके बाद ही मैंने उससे कहा कि मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में आप लोग वाहिद मेरा सहारा हैं जो मुझे नजर आए, और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैंने हकीकत उनसे भी छुपाई। मैंने उनसे कहा कि मुझे उन लोगों ने घर से निकाल दिया है जहाँ पर मैं काम करती थी। उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मेरी बेटी ने चोरी की है, हालांकि मेरी बेटी ने कोई चोरी नहीं की, बस उन्होंने हमें इस इल्जाम के तहत घर से निकाल दिया। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ अरसा आप लोगों के घर पनाह लूं। मैं अपना खर्चा खुद उठाऊंगी, लोगों के घरों में काम करूंगी। बस आप मुझे कुछ अरसे के लिए एक छत दे दें, पनाहगाह दे दें। मुझे आप लोगों की बहुत जरूरत है। वो लड़की बहुत ही अच्छी थी, वो भी खुद वक्तों की मारी थी। अब उसके अच्छे दिन थे तो वो कैसे गरीब लोगों को भूल जाती। उसके घर के सामने एक छोटा सा घर था जो उसी लड़की की मलकियत था। वो घर बिल्कुल खाली था, वहाँ पर कोई नहीं रहता था। उस लड़की ने मुझे उस घर की चाबी दी और कहा कि तुम लोग वहाँ पर रहो। मैं और मेरी बेटी वहाँ पर रहने लगे। वो घर हम दोनों के लिए एक जन्नत से कम ना था। हमने वहाँ की सफाई की और खुशो खुरम रहने लगे। अभी हम सफाई कर रहे थे कि वो औरत हमारे लिए खाना लेकर आ गई। खाना बहुत ही अच्छा बना हुआ था। हमने खाया और उसका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद उस औरत ने हमें जरूरत का सारा सामान मुयस्सर किया और खाने पीने की चीजें भी दी। मैंने उससे कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप इस मोहल्ले में किसी घर मेरी जगह बना दें। मैं वहाँ पर काम करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं आप पर बोझ बनूं। आप कब तक मेरी जिम्मेदारी उठाएंगी? मेरे साथ एक जवान बेटी है। आप मुझे किसी घर में काम ढूंढ दें, मैं वहीं पर काम करूंगी। अपना और अपनी बेटी का गुजारा मैं खुद करूंगी। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए बात कर ली है। इसी घर के साथ एक स्कूल है। सुबह से लेकर 2 बजे तक तुम्हें वहां जाना है और स्कूल की सफाई करनी है। बहुत ही अच्छी तनख्वाह है, तुम्हारा गुजारा बहुत ही अच्छा चल जाएगा। मैंने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया। अब मैं उसी स्कूल में जाने लगी। सुबह उठकर जाती और दोपहर 2 बजे वापस आ जाती। उसी स्कूल में मैंने अपनी बेटी को भी दाखिला ले दिया, वो भी मेरे साथ जाती। हम दोनों साथ में वापस आते। देखते ही देखते कुछ अरसा गुजर गया। मुझे नहीं मालूम कि मेरे शोहर का क्या हुआ, वो हमें ढूंढता रहा या नहीं, और अब तो हमें काफी अरसा गुजर चुका था। खैर एक दिन हम दोनों माँ बेटी जब स्कूल से वापस आ रहे थे तो हमारे उसी छोटे से घर के सामने एक बहुत बड़ी कार नजर आई। घर को तो मैं ताला लगा कर जाती थी, लेकिन वो कार हमारे घर के सामने खड़ी थी। खैर हमने समझा कि ये खुली जगह है, किसी के मेहमान आए होंगे, या वो लड़की जिसने हमारी मदद की उसके मेहमान होंगे, या उसकी अपनी कार होगी। हमने परवाह न की, दरवाजा खोला और अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद मेरे दरवाजे के बजने की आवाज आई। फौजिया जाने लगी। मैंने उसे रोका। मैंने कहा कि बेटा तुम आराम करो, मैं जाती हूँ। मैंने जब दरवाजा खोला तो जो लोग मेरे दरवाजे पर मौजूद थे उनको देखकर मेरी रूह कांप उठी। मुझे कुछ अरसा पहले होने वाला सारा वाकया याद आ गया। मेरी आंखें नम हो गईं, मेरा दिल छलनी होने लगा, क्योंकि वो लोग कोई और नहीं बल्कि अली और मेरा बेटा अहमद थे।
ان کو देखकर मुझे तो कुछ ही समझ ना आया। उस पर अहमद ने कहा कि अम्मी जान, क्या आप मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं देंगे? उसके माँ बुलाने पर मेरी तो ममता कांप उठी, मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने ना कुछ सोचा और ना ही कुछ समझा, फौरन से अहमद के गले लग गई। अहमद मेरे गले लगा और खूब रोया। मैं भी खूब रोई। अली की आंखें भी नम हो चुकी थी। उसके बाद ही वो दोनों हमारे घर के अंदर आ गए। अली ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा तो रोने लगा और उससे माफी मांगने लगा। कहा कि बेटा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम्हारी माँ ने मेरे डर की वजह से तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुल्म किया। आज मुझे हकीकत का पता लग चुका है। उस पर फौजिया बहुत रोई और फौरन से उठकर अपने बाप के गले लग गई। फौजिया और मैं बहुत हैरान थे कि इतने अरसे बाद उन्होंने हमें ढूंढा कैसे। अब वो मुझे हकीकत बताने लगे। उन्होंने कहा कि अहमद बहुत ही लायक बेटा है। उसने सारी हकीकत मुझ पर आया की है। उसने अपनी माँ और नानी की सारी बातें रिकॉर्ड करके मुझे सुनाई हैं, जिस पर मैं अपनी बीवी को सजा दे आया हूँ। मैंने उसको हमेशा के लिए उसकी माँ के घर भेज दिया है और उसकी माँ ने जो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, उसके लिए उसको सजा मिल चुकी है। अब उनकी बेटी हमेशा के लिए उनके पास रहेगी। अली ने मुझसे माफी मांगी और कहा कि तुम मेरी बहन थी, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन करना चाहिए था। मैं माफी मांगता हूँ। अब एक बात जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी वो ये थी कि मेरा शोहर कहाँ गया। मैंने जल्दी से उनसे पूछा कि मेरा शोहर कहाँ गया। मैं उसको ढूंढते हुए फार्म हाउस पर गई थी, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। अब वो कहाँ है? तुम लोगों के साथ नहीं आए? उस पर जो उन्होंने मुझे बताया वो मेरे लिए नाकाबिले तलाफी था। उन्होंने कहा कि वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल सा हो गया। ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ वो नहीं गया? लेकिन तुम्हारे इन रिश्तेदारों के बारे में उससे कोई इल्म न था। उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। एक दिन तुम्हें ढूंढते हुए सड़क में एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से वो फौत हो गया। बस मैं बहुत रोई। ये बात मैं सुन न सकती थी। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिंदगी एक बार फिर मुझसे इतना बड़ा इम्तिहान लेगी। खैर, अब क्या हो सकता था। मेरे नसीब में तो अपने शोहर का आखिरी चेहरा भी न था कि मैं उसको देख सकती। अहमद ने बताया कि अम्मी जान, मैंने अपने बाप को सारी हकीकत बता दी थी और उनको बताया था कि मैं उनका हकीकी बेटा हूँ, जिस पर वो बहुत खुश हुए। मुझे गले लगाया। वो आपको ढूंढते रहे और कहते रहे कि काश वो मुझे मिल जाए और हम दोनों एक साथ खुश रह सकें, लेकिन नसीब में नहीं था शायद। खैर, अब आप परेशान ना हो, क्योंकि अब परेशानी के दिन खत्म हो चुके और अच्छे दिन आ चुके हैं। अब वो और मैं आपको लेने आए हैं। आप हमारे साथ चलें। मैंने जाने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि जिस घर से मुझे जलीलो रुस्वा करके निकाला गया, अब मैं उस घर में वापस कैसे जा सकती हूँ। तब अली ने कहा कि जिस औरत ने तुम्हें जलीलो रुस्वा किया, अब वो उस घर में नहीं है और ना ही उस औरत की हमारे घर में कोई जगह है। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो होना था वो हो गया। उसकी नादानी की वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ उठाना पड़ी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम मेरी बहन हो। चाहे तो तुम मुझे माफ कर दो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे कदमों में गिरना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद ही मैंने उस लड़की से इजाजत ली जिसने हमारी मदद की। उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। अहमद ने उस लड़की का बहुत ही शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपने जो एहसान मेरी माँ और मेरी बहन पर किया है, वो एहसान मैं आपका पूरी जिंदगी नहीं उतार सकता। आपने जिस वक्त में उनकी मदद की, वो वक्त उन पर बहुत ही मुश्किल वक्त था। खुदा ताला आपको इसका अजर जरूर देगा। उसके साथ ही हम कार में बैठे और घर वापस आ गए। फौजिया और मेरा फूलों के साथ इस्तकबाल किया गया। फौजिया की 3 बहनें और भी थीं। उससे मिलने के लिए बहुत बेताब थीं, क्योंकि वो भी जान चुकी थी कि फौजिया उन्हीं की बहन है। फौजिया असल में उस घर की मालिक थी और हकीकी बेटी भी थी। सब हमारी वापसी पर बहुत खुश हुए, लेकिन मुझे अपने शोहर की बहुत कमी महसूस हुई, जो कि मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था। खैर, मेरा बेटा इस कदर कामयाब हो चुका था कि अब उसने पूरे घर को संभाल रखा था। उसने अपनी 4 बहनों की शादी की और बहुत ही धूमधाम से शादी की। इतने अच्छे घरानों में उनकी शादी हुई कि उनकी माँ भी देखती रह गई। उन 4 बहनों को अपनी माँ से इस कदर नफरत हुई कि वो उनसे मिलना न चाहती थी, क्योंकि वो अपनी ही बेटी की दुश्मन बन चुकी थी और उसने अपनी ही बेटी को लावारसों की तरह बेयारो मददगार छोड़ दिया था। हालांकि वो सारी हकीकत जानती थी। खैर, अली ने मुझसे कहा कि बहन, जो हो गया उसको भूल जाओ। एक बार फिर अपनी जिंदगी को खुशगवार और नए तरीके से गुजारो। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में
कोई गम नहीं आने दूंगा। उसके बाद ही हम सब खुशो खुरम रहने लगे। अहमद की भी शादी हो गई। वो भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, हम सबका बहुत ख्याल रखता था। अपने बाप की बात को उसने कभी ना टाला था। हम सब अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। मैं हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती कि उसने मुझे मेरे गमों के बदले में और मेरे सब्र के बदले में इतना बड़ा इनाम दिया और मुझसे राजी हुआ।